अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021 का ये रसायन विज्ञान का ये आपका सेट बी है। ठीक, सेट बी का ये हम क्वेश्चन 10 से लेकर 26 तक का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। 10 से 26 तक के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको सेट बी का मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बन रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें 10 से लेकर 26 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ये PDF सॉल्यूशन चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से बना हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, साथ में सब्सक्राइब करने के साथ ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए देख लेते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें NH2 समूह रखने वाले प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक क्षारों के अल्कोहलिक विलयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, जो NH2 समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के परीक्षण में सहायक है। ठीक, तो ये रिएक्शन भी आपको लिख देना है। इस तरीके से ये पूरा आपको नोट आउट कर लेना है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था राउल्ट का नियम, और इसका निगमन पूरा ये लिखना है आपको। ठीक, तो राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, ये आपको पूरा मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। P0-PS/P0 बराबर NN प्लस कैपिटल N। ठीक, इस तरीके से ये फार्मूला ज़रूर आपको लिख देना है। जब तक आप फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो ये डेरिवेशन है इसका राउल्ट के नियम का, तो ये पूरा आपको लिख देना है। इसके बाद राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखना है। तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख देंगे, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथे पॉइंट में लिखना है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद 12 नंबर लिखना है, विलयन के वाष्प दाब का विलेय के अणु में भार में संबंध। तो ये इस तरीके से पूरा डेरिवेशन आपको कर देना है। यहाँ तक का ये पूरा डेरिवेशन आपको लिख देना है। ठीक, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक, इसमें देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और इसका आपको व्यंजक भी प्राप्त करना था। ठीक, तो ये पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ से। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण भी आपको ज़रूर लिख देना है, बिना उदाहरण के आपके पूरे अंक नहीं मिलेंगे, तो एग्जाम्पल भी आपको लिख देना है। इसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिक समीकरण भी आपको देना है। तो ये गतिक समीकरण ज़रूर आपको पूरा लिख देना है। मान लिया कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया दी गई है, A = B + C, तो इस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन आपको कर लेना है। ठीक,
यह शून्य कोटि अभिक्रिया का पूरा डेरिवेशन आपको करना है इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 13वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको अधिशोषण में देख लेना है। यह एक सतही यानी पृष्ठ घटना है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। अवशोषण क्या होता है, यह एक स्थूल यानी बल्क घटना है जो संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 2nd नंबर। अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर अधिक तथा स्थूल से भिन्न होती है। अवशोषण में अभिशोष्य की सांद्रता सभी जगह एक समान होती है। इस तरीके से आपको पूरा ये नोट आउट कर लेना है। यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें कोई सार्थक ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, लेकिन यह उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है। तो अधिशोषण और अवशोषण दोनों में आपको डिफरेंस उदाहरण सहित लिख देना है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक, अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर आपको इसकी PDF की सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, औद्योगिक निर्माण का वर्णन कीजिए। इस विधि से अमोनिया की अधिकतम प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होंगी, ये आपको पूछा गया था। तो पूरा आपको अमोनिया बनाने की हैबर विधि का वर्णन कर लेना, सिद्धांत भी लिखना था आपको, इसका चित्र भी बनाना है। तो वायु से प्राप्त N2 गैस तथा भाप अंगार गैस से प्राप्त H2 को शुष्क अवस्था 1/3 के अनुपात में 200 वायुमंडलीय दाब पर एक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। कक्ष में 500 डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम ताप पर लोहे का ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और K2O का मिश्रण या फिर मोलिब्डेनम धातु प्रवर्धक यानी प्रमोटर का कार्य करती है। NH2 और H2 संयोग करके निम्न प्रकार से अमोनिया बना लेते हैं। तो ये अमोनिया का समीकरण जरूर आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बना देना है। पूरा चित्र बनाएंगे बढ़िया साफ तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक, तो ये आपको चित्र भी बना देना है किस तरीके से हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त की जाती है। कुछ रासायनिक समीकरण ये दिए गए हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी आपको लिख लेना है। क्लोरीन से क्रिया कराने पर, कॉपर सल्फेट से क्रिया कराने पर, सिल्वर क्लोराइड से क्रिया कराने पर। ठीक, तो ये आपका पूरा लिख लेना है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18वां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां है। बाकी क्वेश्चन आपके मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं कुछ क्वेश्चन, तो आपको 17वां भी मिलेगा, 16वां भी मिलेगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आगे पीछे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर आपको लिख लेना है। इससे पूछा गया था प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में उनकी अंतर बताना था उनकी संरचना के आधार पर। ठीक, प्राथमिक एमीन यानी एल्कोहल क्या होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ये वे एल्कोहल हैं जिनमें CH2OH समूह उपस्थित होता है। उदाहरण में CH3OH, मेथेनॉल, एथेनॉल। ठीक, ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसके बाद द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, ये वे एल्कोहल हैं जिनमें CHOH समूह उपस्थित होता है। ठीक, तो ये ग्रुप जो उपस्थित होता है इसी से ही आपको एल्कोहल की पहचान करना है, कौन सा प्राथमिक और कौन सा द्वितीयक है। ठीक, तो ये आपको फिगर सहित लिख देना है, द्वितीयक और प्राथमिक। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था फिनोल का परिचय देते हुए फिनोल की अभिक्रियाएं देनी थी। तो ये फिनोल का परिचय आप लिख सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक का मुख्य गुण OH समूह मूलक की उपस्थिति है। यह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हो सकता है या फिर पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हो सकता है। अतः जब हाइड्रोक्सी OH समूह बेंजीन वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है तो इस प्रकार के यौगिक को फिनोल कहते हैं। जबकि OH समूह पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा होने पर यौगिक को एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जब ये ऊपर जुड़ा होता है तो ये एरोमेटिक एल्कोहल बन जाता है।
जब ये आपका वलय में जुड़ा होता है तब आपका हाइड्रोक्सी फिनॉल कहलाता है। इस तरीके से फिनॉल का परिचय दे देना है। इसके बाद फिनॉल की कुछ रिएक्शंस देनी थी, वो रिएक्शंस आप लिख लीजिए। बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो इस तरीके से आपको दे देना है। पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, पूरा परिचय आपका देना था। फिनॉल का वर्गीकरण आपको बता देना है। ये पूरी रिएक्शन आप लिखेंगे तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां आपका छूट गया था, तो 17वें का आंसर आपको लिख लेना है। मार्कोनी का क्रिया में HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा मार्कोनी का आपका नियम 17वें नंबर क्वेश्चन में लिख देना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया था टालेन अभिकर्मक क्या है। टालेन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। टालेन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका पूरा फार्मूला दिया हुआ है अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 प्लस HNO4 NH4OH विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। पूरे को आप टालेन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं, अतः इस क्रिया का प्रयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। ये रिएक्शन आपको जरूर लिख देना है। ठीक, ये हो गया आपका 21 का आंसर। इसके बाद देखेंगे 24 में आपसे पूछा गया था एसिटिलीकरण क्या होता है। एसिटिलीकरण आपको लिखना था। इस अभिक्रिया में NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिल समूह RCO द्वारा होता है। इसके लिए एमीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड या हाइड्राइड के साथ की जाती है। तो ये पूरी रिएक्शंस आपको लिख लेनी है एसिटिलीकरण की। ये एसिटिलीकरण आप पूरी की पूरी रिएक्शन आप लिखना है आपको, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो पूरी एसिटिलीकरण आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका रेडॉक्स अभिक्रिया की व्याख्या करना था उदाहरण सहित। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है तो आपको बता दें, लिख लेना है आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं वो आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, दोनों आपको लिख लेना है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको रिडॉक्स अभिक्रिया लिख देना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया था लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है, इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो पूरा लॉन्ग आंसर है आपको लिखना है लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है और ये इसके क्या कारण है, इसके प्रभाव क्या क्या है। तो पूरा आपको नोट आउट कर लेना है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक, तो ये आपको परिभाषा लिख देनी है। इसके बाद लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है, तो ये कारण आपको लिख देना है। लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरते हैं। एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परीक्षण दुर्बलता से होता है, अतः परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे त्रिज्याएं घटती जाती हैं और लैंथेनाइड का संकुचन होता है। कारण और प्रभाव आपको लिखना था, तो ये प्रभाव भी आप लिख दीजिएगा। लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट लिख दीजिएगा, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको लिख देना है। फिर आपका छूट गया था 16वें नंबर क्वेश्चन, तो 16वें नंबर क्वेश्चन आपको लिख लेना है। का फोल 4, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, तो हो जाएगा सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट 0। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। सेकेंड है आपका PtCl2 की पावर -2, इसका IUPAC नाम लिखना है, तो इसका हो जाएगा
टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड, ठीक है, इस तरह से आपको कहा सेकेंड लगा दें। इसके बाद थर्ड में क्रोमियम CrNH3 अमोनिया Cl2, इसका आपको IUPAC नाम पूरे का बताना है। तो ट्राई एमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियम थर्ड, ठीक, ये थर्ड आपको इस तरीके से बता देना। इसके बाद आपका 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। 23 नंबर क्वेश्चन आपको देख लेना है। इसमें चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति में अंतर बताना था, ठीक। तो ये अंतर आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। तो पहला लिख देना, यह परमाणु के 2 परतों के 4 स्पर्शी गोलों आकाश के बीच का खुला स्थान होता है, और अष्टफल की होता है ये परमाणु के 6 स्पर्शी गोलों के बीच का खुला स्थान होता है। चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात 0.225 होता है। अष्टफल की त्रिज्या का त्रिज्या अनुपात 0.414 होता है, ठीक। इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 2 था, जिसमें क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका में अंतर पूछा गया था। तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एकक कोशिका क्या होती है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। पहला पॉइंट लिखना, यह त्रिविमीय स्थान में एक क्रिस्टल के संरचनात्मक गुणों अणु परमाणु आयन की नियमित व्यवस्था होती है, ठीक। एकक कोशिका में लिखना, यह त्रिविमीय स्थान में न्यूनतम पुनरावृत्ति इकाई है जो बार बार पुनरावृत्ति करके एक पूर्ण जालक का निर्माण करती है। तो इस तरीके से और भी आपको अगर आते हैं तो आप अंतर इसमें लिख सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका 26 तक का पूरा सॉल्यूशन। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन का PDF मिल जाए। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।